हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की आपकी क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। जैसा कि सबको पता है कि करंट अफेयर्स सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक्स हैं। तो आज से हम क्या है करंट अफेयर्स की क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं और उसका पहला सेशन है आज से ही शुरू हो रहा है। तो करंट अफेयर्स का सेशन देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और सबसे पहले हम करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं आज के। फर्स्ट है 22 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट, भारत में साल 2021-22 में आया रिकॉर्ड 83.57 अरब डॉलर विदेशी निवेश। थर्ड इज लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज होंगे ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट इज नेट जियो ने माउंट एवरेस्ट पर स्थापना किया दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट है माली G5 साहेल गठबंधन से हटा। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में सजा काट रहे पैरा रिवलन की रिहाई के दिए आदेश। कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी प्रोफेसर नीलोफर खान। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में भारतीयों प्राधिकरण साई के राष्ट्रीय उत्कर्ष केंद्र की रखी गई आधारशिला। नेक्स्ट है तीरंदाजी विश्व कप 2022 में भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने जीता स्वर्ण पदक। अगला है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में मेचिकू सुरंग में विस्फोट को अंतिम रूप देकर सफलता हासिल की। नेक्स्ट है पीटर अल्बर्ट्स होंगे इंडिगो के नए CEO। तो इन्हीं आज के ये फैक्ट्स खत्म होने के साथ हम आज शुरू करते हैं अपने आगे का सेशन। पहला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैव विविधता होता क्या है। जैव विविधता होता है पशु, पेड़ पौधों और जंतुओं की प्रजाति। जैव विविधता किसे कहते हैं? पेड़ पौधों और जंतुओं की प्रजाति, जो भी इन सब मिलकर जैव विविधता बनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई को। कब से इसकी शुरुआत हुई थी हमें ये भी पता होना चाहिए। और भारत में विश्व की कितनी जैव विविधता प्रजाति पाई जाती है हमें ये भी पता होना चाहिए। भारत में जैव विविधता की पूरे विश्व की जैव विविधता में पूरे विश्व में 8% प्रजाति पाई जाती है। कितने परसेंट? 8%। और कब से ये शुरू किया गया था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस? कब शुरू किया गया? कब शुरू हुआ? 2011 से 2020 का जो सेशन ये जो टाइम पीरियड रहा है ये क्या है? जैव विविधता दशक कहलाता है। कब से कब तक का टाइम पीरियड? 2011 से लेकर 2020 तक का। और घोषित कब हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को ही मनाया जाएगा? ये घोषित हुआ था 1993 में कि जैव विविधता दिवस 1993 में घोषित किया गया था कि जैव विविधता दिवस को 22 मई को ही मनाया जाएगा। ये सब चीजें क्या है हमें याद करनी पड़ेगी जैव विविधता दिवस के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने कितने अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया? कि 2021-22 में भारत में कितने अमेरिकी डॉलर का आया और कितने का इस साल आया और पिछले कितने साल आया था उससे कम आया है, अब की बार या ज्यादा आया है, और कहाँ क्या खर्च हुआ है, ये सब चीज। तो कब कितना हुआ था? अब की बार जो अमेरिकी विदेशी डॉलर आया है वो कितना आया है?
83.57 अरब अमेरिकी डॉलर। और पिछली बार जो आया था 2020-21 में, वो कितना था? 81.97 अरब डॉलर। और सबसे अधिक कहाँ से आया है विदेशी डॉलर? सिंगापुर से। कहाँ से? सिंगापुर से सबसे अधिक निवेश हुआ है। सबसे अधिक निवेश हुआ है। और सब भारत में कहाँ किस जगह और कौन से सेक्टर में इसको यूज किया गया है? ये हमारा भारत है जैसे, तो कहाँ यूज हुआ है सबसे ज्यादा? तो आया कहाँ से था? सिंगापुर से। पूरे विदेशी का कितना डॉलर, कितने परसेंट? 27%। और यूज कहाँ किया सबसे ज्यादा? किस राज्य ने यूज किया? भारत के कर्नाटक में। कितने परसेंट? 38%। और किस सेक्टर में यूज हुआ है? ये हुआ है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जो हमारा आईटी सेक्टर है, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, वहाँ पे जो विदेशी निवेश आया है वो सबसे ज्यादा यूज किया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सबको समझ में आ गया होगा और या पता चल गया होगा ये सब चीजें क्या है, याद रखने की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, पेपर में जरूर आएंगे। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? पहले कौन था ऑस्ट्रेलिया के? स्कॉट मॉरिसन। कौन थे? पीएम थे ये हम ऑस्ट्रेलिया के। और इनके जगह पर अब कौन आया है? एंथनी एल्बनीज। एंथनी एल्बनीज जो है वो लेबर पार्टी के सदस्य रहे हैं। कितने साल तक? 25 सालों तक। और अभी भी इन्होंने चुनाव जो जीता है वो कहाँ से जीता है? लेबर पार्टी के। तो आंसर क्या हो गया? एंथनी एल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? किसने किया है? नेट जियोग्राफिक सोसाइटी। नेट जियोग्राफिक सोसाइटी है क्या? नेट जियोग्राफिक सोसाइटी। नेट जियोग्राफिक का मतलब है नेशनल जियो नेशनल जियोग्राफिक नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। तो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। और कोई मुझे बताएगा कि माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम है सागर माथा। और वन मोर थिंग इज कि इन्होंने कितनी ऊंचाई पर ये मौसम स्टेशन स्थापित किया है? उसकी ऊंचाई क्या है? 8830 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 8830 मीटर की ऊंचाई रही है। और सबसे पहले
किसने फतेह किया था माउंट एवरेस्ट को पहली बार? कब और किसने फतेह किया? कौन गया था सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर? किसने फतेह किया था? कब किया था? 1953 में। और किसने किया था? एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्वे। ये दोनों क्या थे जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। और सर्वाधिक बार किसने फतेह किया है? सर्वाधिक सबसे ज्यादा बार जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा है वो कौन है? सर्वाधिक बार फतेह करने वाला कौन रही है? कीमा रीता शेरपा। इसने क्या है 26 बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर उसकी ऊंचाई छुआ है। तो ये क्वेश्चंस कहते हैं याद रखने के। और वन मोर थिंग इम्पोर्टेंट थिंग इज कि माउंट एवरेस्ट पर ये सब चीजें मौसम स्टेशन स्थापित क्यों किया गया है? इतना ऊंचाई पर क्यों किया गया है? हवा की गति, तापमान और दाब को मापने के लिए। समझ में आया कि क्यों किया गया है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा साहिल क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी बल में कौन सा एक देश शामिल, जिसे आतंकवाद रोधी बल है जो इसे G5 साहिल या G5S दोनों कहा जाता है, उनमें कौन सा एक देश सम्मिलित नहीं है, शामिल नहीं है? कौन सा एक देश शामिल नहीं है? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि G5 साहिल है क्या। GS5 साहिल एक जगह है, इसका मतलब क्या है? GS5 साहिल क्षेत्र कौन सा है? GS5 साहिल क्षेत्र उसे कहा जाता है जैसे जो हमारा सहारा मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल का मार्च मतलब आगे बढ़ना, जो विस्तार हो रहा है उसका जो बढ़ रहा है क्षेत्र, उसको क्या कहा जाता है? साहिल क्षेत्र, GS5 क्षेत्र। सबसे पहले तो हमें यही बताना चाहिए कि GS5 क्षेत्र कौन सा है, कि सहारा मरुस्थल जो अपना आगे बढ़ रहा है उसको GS5 क्षेत्र कहा जाता है। GS5 क्षेत्र कहा जाता है। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? 5 देश। फर्स्ट है बुर्किना फासो, सेकेंड इज नाइजर, थर्ड इज चाड, फोर्थ इज मॉरिटानिया, ये मॉरिटानिया है, यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है। और फिफ्थ क्या था? माली, जो कि हट चुका है, अब नहीं है। और ये जो GS5 क्षेत्र में क्या है, इन 5 देशों ने क्या बनाया था? अपना एक आतंकवाद विरोधी बल स्थापित किया था आतंकवाद को रोकने के लिए। और वन मोर क्वेश्चन इज जो हमें याद करने की जरूरत है कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए
कोई दिवस मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए एक दिवस मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? 17 जून को। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड टाइप्स थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि चर्चा में रहा नेचीफू सुरंग, कौन सा सुरंग? नेचीफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में। कौन से राज्य में स्थित है? नागालैंड में। और इस सुरंग की जो आकृति है वो कैसी है? डी शेप में। आकृति डी शेप की है। और इसका निर्माण कौन कर रहा है? बीआरओ। बीआरओ कौन है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में हम कहेंगे सीमा सड़क संगठन। ये क्या कर रहा है? इसका निर्माण कर रहा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 5700 फीट। और कितनी लंबाई है? इसकी लंबाई है 500 मीटर। ये सब क्या है? याद रखने की चीजें हैं कि सॉरी, इसका आंसर नागालैंड नहीं, अरुणाचल प्रदेश में हुई है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामगे जिले में। कहाँ है ये? नेचीफू सुरंग अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कांगमे जिले में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 मई 2022 को कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी? कौन से विश्वविद्यालय की? कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी? नीलोफर खान। और जब कोई मुझे बताएगा कि जम्मू जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन है? जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन है? ये सब क्या है? याद रखने हैं कि पहली महिला कुलपति कौन है। शांति श्री धूलीपुड़ी। कौन है? शांति श्री धूलीपुड़ी। इसी तरह ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पहली महिला अध्यक्ष कौन है? अलका मित्तल। कौन है? अलका मित्तल। और इसी तरह SEBF की पहली हेड कौन है? पहली महिला हेड कौन है? माधवी पुरी भुज। ये सब क्या था कि ये पहली महिला अध्यक्ष। हमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि कौन सी पहली महिला अध्यक्ष है, कौन सी आखिरी महिला अध्यक्ष है, हाल ही में कौन पहली महिला अध्यक्ष है। तो अभी जो हाल ही में बनी है 21 मई 2022 को कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वो कौन है? नीलोफर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 मई 2022 को कहां पर भारतीय खेल प्राधिकरण के 24वें राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई? कहां पर रखी गई? सबसे पहले तो ये जो भारतीय खेल प्राधिकरण है इसको हम क्या कहते हैं? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या हो गया? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी?
1984 में। किसके अधीन करवाई गई थी? किसके अधीन करवाई गई थी? खेल मंत्रालय के अधीन। और खेल मंत्रालय के अधीन करवाई गई थी। खेल मंत्रालय के अधीन हुई थी इसकी स्थापना। अभी जो खेल मंत्रालय के मंत्री हैं वो कौन है? अनुराग ठाकुर। ये सभी टॉपिक्स नोट कर लीजिएगा, अच्छे से अपने दिमाग में छाप लीजिए क्योंकि ये सब चीज़ें क्या हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और किस लिए ये खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण शुरू किया गया था? प्रशिक्षण के लिए, कि स्टूडेंट जो स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से शिक्षा दी जा सके। प्रशिक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना कहाँ पर हुई थी? जो 24वां राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है, इसकी स्थापना कहाँ हुई है? कूच विहार में, पश्चिम बंगाल के कूच विहार में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मई 2022 को भारतीय कंपाउंड टीम ने किसे हराकर तीरंदाजी विश्व कप 2022 दूसरे स्टेज में स्वर्ण पदक जीता है? सबसे पहले तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तीरंदाजी विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? दक्षिण कोरिया में। कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया में। और इसका कोरिया में। इसका विजेता कौन रहा है? भारत। कौन रहा है? भारत। और उपविजेता कौन है? फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। और भारत ने फ्रांस को हराकर विश्व कप जीता है। और भारत के 3 खिलाड़ियों के नाम कौन कौन से हैं? फर्स्ट है अभिषेक वर्मा, नेक्स्ट है रजत चौहान, और नेक्स्ट है अमन सैनी। ये 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीरंदाजी में विश्व कप जीता। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? भारत के खिलाड़ी हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? फ्रांस, क्योंकि भारत ने फ्रांस के खिलाड़ियों को हराकर विश्व कप जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पूर्ण न्याय प्रदान करने की अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजीव गांधी के हत्यारे A.G. पैरारीवलन को रिहा करने का आदेश जारी किया? कि किस अनुसंधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उसे रिहा किया गया है जिसने राजीव गांधी की हत्या की थी? किस अनुच्छेद के अंदर? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी। ये कब की घटना है? 1991 की। 1991 की घटना है ये। और जो ये उसमें क्या हुआ था, राजीव गांधी दौरे पर निकले हुए थे और एक औरत क्या है अपने शरीर पर बम बांधकर वहां पर थी जो बम के साथ फट गई। और फिर क्या हुआ, राजीव गांधी भी वहीं पर थे तो उनका भी निधन हो गया। यस। और फिर जो A.G. पैरारीवलन है इसको हत्यारा मानकर ये इसकी सारी साजिश थी, तो इसलिए क्या है इसको हत्यारे कोर्ट ने इसको उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उम्र कैद की सजा सुनाई थी तो फिर उम्र कैद की सजा के बाद भी इसको रिहाई कैसे मिली, ये बात समझने वाली है। इसको क्या है, कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं हुआ, इसलिए क्या है इसने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट वालों ने निरस्त कर दी। हाई कोर्ट के बाद हम किस में अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या है इसकी निरस्त कर दी। फिर इसने प्रेसिडेंट के पास अपनी बात रखी। प्रेसिडेंट ने भी क्या किया, इसकी बात को निरस्त कर दिया। प्रेसिडेंट के पास क्यों गया? क्योंकि प्रेसिडेंट के पास क्षमादान की शक्ति है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, बताया गया है इस चीज को?
अनुच्छेद 72 के अंतर्गत बताया गया है कि प्रेसिडेंट के पास समाधान की शक्ति है। अगर किसी को उम्र कैद की सजा मिली है तो प्रेसिडेंट क्या है, उसे क्षमा दे सकता है। लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ, उसकी बात को किसी ने नहीं सुना। फिर क्या हुआ, उसने राज्यपाल को अपील की। सिर्फ प्रेसिडेंट के पास शक्तियां नहीं है, राज्यपाल के पास भी शक्तियां होती हैं। कौन से एक्ट के थ्रू? एक्ट 161 के थ्रू ये पता चलता है कि राज्यपाल के पास भी शक्तियां हैं किसी भी व्यक्ति को क्षमादान देने की। और फिर ये याचिका पहुंची उसके पास, राज्यपाल के पास, पर राज्यपाल ने क्या है, कई सालों तक कोई भी आंसर नहीं दिया। ये याचिका कब पहुंची थी? 2018 में, और 2022 तक इसका कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। उसने, जो राज्यपाल है, उसने इसका कोई आंसर नहीं किया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फिर से अपनी शक्तियों का उपयोग किया। उसको भी न्यायपूर्ण जो अधिकार है, पूर्ण न्याय का जो विशेष अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास, कौन से एक्ट के थ्रू? एक्ट 142, आर्टिकल 142 के थ्रू क्या है, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि वो पूर्ण न्याय का विशेष अधिकार रखता है, किसी भी कोर्ट के फैसले पर दोबारा चर्चा कर सकता है। तो उसने इस शक्ति का उपयोग करते हुए क्या किया, जो एजी पैरारिविलन है उसको रिहा कर दिया। तो इसमें यही पूछा गया है कि कौन से एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पैरारिविलन को रिहा करने का आदेश जारी किया। एक्ट 142। तो यहीं पर दोस्तों आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन खत्म हुए। अब नेक्स्ट सेशन देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए ताकि वो अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ।